नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लीगल लैंप में। और आज हम यहाँ पे CRPC का दूसरे लेक्चर में चल रहे हैं और CRPC की सेक्शन 2 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 2 के 4 वर्ड्स हैं यहाँ पे जिनकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। चारों वर्ड्स हैं बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक पुलिस ऑफिसर ने कमेंट करके पूछा है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट करती है और बेल पर छोड़ देती है एंड फर्दर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसी केस में एक ऐसी सेक्शन ऐड कर दी जाती है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो अब पुलिस को क्या एक्शन लेना है? क्या उस व्यक्ति को जो पहले बेल पे छोड़ा जा चुका है उसको पुलिस रीअरेस्ट करेगी या रीअरेस्ट नहीं करेगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब हम यहां पे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले इन 4 वर्ड्स की डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इन चारों वर्ड्स की डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड लेते हैं बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 CRPC की क्लॉज ए में दी गई है। और सेक्शन 2 जब शुरू होती है क्लॉज ए से भी पहले, तो वहां पे वर्ड्स लिखे गए हैं। मैंने पहले बताया था इन दिस सेक्शन, वर्ड शुरू होता है इन दिस सेक्शन अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब यह है कि इस सेक्शन के अंदर जब तक कि संदर्भ कुछ और ना कहे तब तक इन वर्ड्स का मीनिंग ये ही निकालेंगे जो यहां पे अब हम बताने जा रहे हैं। इट मींस जब तक कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग ना बोले तब तक मीनिंग यही पढ़ा जाएगा जो यहां पे CRPC की सेक्शन 2 में लिखा है। तो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन में यह क्वेश्चन मिटा देता हूं जिससे कि अच्छे से समझ में आएगा। तो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि CRPC की फर्स्ट शेड्यूल में अगर किसी ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस बताया गया है तो वो ऑफेंस हमेशा बेलेबल माना जाएगा। और अगर किसी दूसरे लॉ ने IPC के ऑफेंस के लिए है, ध्यान दीजिएगा, IPC के ऑफेंस के लिए, इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस के लिए अगर CRPC की फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में अगर उस ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है, वहां पे बेलेबल दर्शाया गया है, जमानतीय दर्शाया गया है, तो वो ऑफेंस हमेशा ही जमानतीय माना जाएगा, बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। और किसी दूसरे लॉ के लिए, अदर लॉ की बात करें IPC से अलग, तो उसी लॉ के अंदर, ध्यान देना, उसी लॉ के अंदर अगर उस ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है तभी उस ऑफेंस को बेलेबल माना जाएगा। और नॉन बेलेबल, उसी क्लॉज में नॉन बेलेबल के लिए लिखा है कि इन ऑफेंसेस से अलग जितने भी ऑफेंसेस बच गए वो सब के सब नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे। तो जब आप किसी एग्जाम में लिखेंगे तो डेफिनेशन ये लिखेंगे। इसको पॉइंट वाइज में आपको समझाता हूं जिससे कि आपको याद भी रह जाएगा। देखिए, जब आपको ये डिसाइड करना हो कि कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है उन ऑफेंसेस के लिए जो IPC में डिफाइन किए गए हैं या पनिशेबल किए गए हैं। इंडियन पीनल कोड, जब इस ऑफेंस की बात करेंगे, हम IPC के ऑफेंस की बात करेंगे, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है CRPC की शेड्यूल फर्स्ट, CRPC की शेड्यूल 1। तो हमें ये केवल CRPC की शेड्यूल 1 चेक करेंगे और केवल इतना चेक करना है, अपना माइंड अप्लाई ही नहीं करना, वहां पे चेक करना है कि इस ऑफेंस को IPC के किसी ऑफेंस को, सपोज 386 IPC ऑफेंस की हम बात करें और इसे चेक करना हो कि ये ऑफेंस बेलेबल है नॉन बेलेबल, तो CRPC की फर्स्ट शेड्यूल में जाएं और 386 IPC के सामने क्या लिखा है वो चेक कर लें। अगर वहां पे बेलेबल लिखा है तो वो ऑफेंस बेलेबल, और वहां पे अगर नॉन बेलेबल लिखा है तो वो ऑफेंस नॉन बेलेबल, IPC की सेक्शंस के लिए। अब बात आती है अदर देन IPC की सेक्शंस। अदर देन IPC का मतलब अदर लॉज। अदर लॉज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं।
एक होता है स्पेशल लॉ और एक होता है लोकल लॉ। स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ। इन लॉज के अंदर अगर किसी ऑफेंस को, ध्यान देना, अदर देन आईपीसी ऑफेंसेस के लिए बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपको यह पता करना है कि स्पेशल लॉज और लोकल लॉज के अंदर जो ऑफेंस दिए गए हैं वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो सबसे पहला काम आप पूरे इन्हीं एक्ट को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे इन एक्ट्स को, उसी एक्ट को पूरा पढ़ें और उसके अंदर चेक करें कि उसके अंदर क्या लिखा गया है ऑफेंस के बारे में। क्या उस एक्ट के अंदर इस ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है? अगर बेलेबल बताया गया है तो वो ऑफेंस बेलेबल ही कहलाएगा। नॉन बेलेबल बताया गया है तो वो ऑफेंस नॉन बेलेबल ही कहलाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो इस स्पेशल एक्ट में और लोकल एक्ट में बताया ही नहीं गया ऑफेंस के बारे में कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? बता दिया तो हम उससे बाहर जाएंगे ही नहीं, जैसा उस एक्ट में बता दिया है स्पेशल में या लॉ में, स्पेशल में या लोकल में, वैसा ही हम मान लेंगे। लेकिन जब नहीं बताया गया तो हमें फिर यूज करनी है सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट का, इसके लिए करना था शेड्यूल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और यहां करना है शेड्यूल फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ध्यान देना, आईपीसी के लिए सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे। आईपीसी के ऑफेंसेस को चेक करने के लिए सीआरपीसी की शेड्यूल 1 का फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे, वहां पे उस ऑफेंस को बेलेबल तो बेलेबल, नॉन बेलेबल तो नॉन बेलेबल। लेकिन जब स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की बात आएगी तो उन्हीं एक्ट को चेक करेंगे कि उनके अंदर अगर बेलेबल लिखा है तो ऑफेंस बेलेबल, नॉन बेलेबल लिखा है तो नॉन बेलेबल। प्रॉब्लम तब आती है जब उस एक्ट के अंदर लिखा ही नहीं है कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। जब नहीं लिखा है देन हम सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर जाएंगे। और दोस्तों सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है? सेकंड पार्ट बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैं उसको आपको सिंपल करके दे देता हूं। सीआरपीसी की शेड्यूल 1 और पार्ट 2, सीआरपीसी शेड्यूल 1 पार्ट 2। कुछ लोग इसको सीआरपीसी की सेकंड शेड्यूल बोल देते हैं। नहीं दोस्तों, सीआरपीसी की सेकंड शेड्यूल नहीं है, सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल है और उसका पार्ट सेकंड है। इसको आपको याद रखने के लिए वहां पे 3 बातें लिखी हैं, उन 3 बातों को मैं एक ही बात याद करने से आपको तीनों बातें याद हो जाएंगी। अगर आप बुक की लैंग्वेज पे जाएंगे और कहीं समझने की कोशिश करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, आप उसको याद रखिएगा। आपने याद रखना है 3 to 7। 3 to 7 ये क्या है? 3 to 7 जब किसी एक्ट के अंदर आईपीसी का ऑफेंस है नहीं, आईपीसी का होता तो आप फर्स्ट शेड्यूल चेक कर लेते, उसका फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट चेक कर लेते। लोकल लॉ और स्पेशल लॉ की बात होती तो आप उसी के अंदर चेक कर लेंगे कि उसमें लिखा है या नहीं लिखा है। अगर उसमें नहीं लिखा है तो अब आपका पहला काम होगा कि उस ऑफेंस की आप पनिशमेंट चेक करें कि उस ऑफेंस में कितने साल का पनिशमेंट दिया गया है, कितना पनिशमेंट दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर उन ऑफेंसेस में पनिशमेंट 3 साल से लेकर 7 साल तक का दिया गया है, ध्यान देना मैक्सिमम पनिशमेंट की बात हो रही है, जो मैक्सिमम साइड का पनिशमेंट दिया हुआ है वो 3 साल से लेके 7 साल तक का दिया हुआ है। 3 साल से लेके 7 साल तक का मतलब 3 साल भी और 7 साल भी दोनों इसमें इंक्लूड हैं। अगर ऐसा ऑफेंस है कि 3 साल से सजा 3 साल की है, सजा 4 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है या 7 साल की है, तो ऐसे सभी ऑफेंसेस कैसे होंगे? वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे दोस्तों, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे और साथ के साथ कॉग्निजेबल होंगे। ध्यान देना, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होंगे। और इससे पहले के ऑफेंसेस का मतलब जिनमें पनिशमेंट 3 साल से कम है, तो पनिशमेंट 3 साल से कम कितनी होगी? 2 साल, 1 साल, 6 महीने या फाइन, ओनली फाइन।
तो जब ऐसी पनिशमेंट हो, जब 3 साल से कम वाली, जिसमें 2 साल हो गई, 1 साल हो गई, 6 महीने हो गई, 6 मंथ्स, या फिर ओनली फाइन है वहां, तो ऐसे ऑफेंसेस दोस्तों बेलेबल ऑफेंसेस होंगे और नॉन कॉग्निजेबल होंगे। ध्यान देना, नॉन कॉग्निजेबल होंगे। और तीसरी बात, इसके आगे आ जाओ, 7 साल से आगे की सजा वाले ऑफेंस, 7 साल नहीं, 7 साल, क्योंकि 7 साल तो इसमें कवर हो रहा है बॉक्स के अंदर, 7 साल से ज्यादा की सजा, 7 साल से ज्यादा की सजा कौन कौन सी, 8 साल, 9 साल, 10 और एंड सो ऑन। 7 साल से ज्यादा, मोर देन 7, ये तो काउंटिंग की हो गई। मोर देन 7 के अलावा 2 पनिशमेंट और हैं जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, 2 पनिशमेंट और हैं जो लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात करते हैं और डेथ पनिशमेंट की बात करते हैं। ये 2 पनिशमेंट और मोर देन 7 पनिशमेंट, अगर किसी भी ऑफेंस में ये पनिशमेंट दे रखी है तो दोस्तों वो सारे ऑफेंस ये ही होंगे जो 3 से लेके 7 साल वाले थे। तो फिर अंतर क्या आया, इनको 2 जगह क्यों बांटा गया? फिर 3 साल से लेके 7 साल तक सजा वाले, 7 साल तक की सजा वाले ऑफेंसेस नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, और सिमिलरली 7 साल से ज्यादा सजा वाले, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले, डेथ इंप्रिजनमेंट वाले, वो भी नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। तो फिर ये 2 पार्ट में क्यों बांटे गए? दोस्तों 2 पार्ट में बांटे गए इसलिए कि साथ के साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा इनका ट्रायल कहां होगा। तो देखो, इन ऑफेंसेस का ट्रायल तो होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। यहां ये डिफरेंस आता है कि इनका ऑफेंसेस तो होगा 3 साल से 7 साल वालों का, तो ट्रायल होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, और मोर देन 7 लाइफ एंड डेथ, इनका ट्रायल होगा सेशन कोर्ट में। इसलिए इनको 2 पार्ट में अलग अलग बांटना पड़ा था। 3 साल से 7 साल वालों को अलग, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे, और जो 7 साल से ज्यादा लाइफ पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, इनका ट्रायल सेशन कोर्ट करेंगे। डिफरेंस केवल ट्रायल पे है, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल पे कोई भी अंतर नहीं है। सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हो, जिन ऑफेंसेस में सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा, या लाइफ या डेथ, वो सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल होंगे। लेकिन जब ट्रायल की बात आएगी तो फिर आपको उन्हें 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 3 साल से लेकर 7 साल तक वाले एक पार्ट में, जिनका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे, और 7 साल से ज्यादा की सजा वाले लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ इंप्रिजनमेंट, इनका ट्रायल करेंगे सेशन कोर्ट। इसलिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया। अब क्वेश्चन आता है कि जो 3 साल से कम सजा वाले ऑफेंसेस हैं, जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इनका ट्रायल कौन करेगा? तो इनका ट्रायल कर सकते हैं कोई भी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट कैन ट्राई दीज ऑफेंसेस। तो दोस्तों ये डिफरेंस था बेलेबल और नॉन बेलेबल का। सिमिलरली यहीं पे हम समझ लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप एक चीज ध्यान रखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हम बताते हैं पहले आपको, फिर नॉन कॉग्निजेबल अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिन ऑफेंसेस के अंदर पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकता हो। द ऑफेंसेस इन विच अ पुलिस ऑफिसर may arrest any accused person without the order of magistrate or any non-bailable warrant। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा। और जिन केसेस में, जिन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट और विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर अरेस्ट नहीं कर सकता, वो केस कहलाएंगे, वो ऑफेंस कहलाएंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता चलेगा
कि किसी ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि जिनमें गिरफ्तार कर सकता है वो कॉग्निजेबल, जिनमें गिरफ्तार नहीं कर सकता वो नॉन कॉग्निजेबल। बट क्वेश्चन ये उठता है, कोई ये पूछ ले कि किन केसेस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है, तो आपका जवाब होगा कॉग्निजेबल केसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब कोई पूछे कॉग्निजेबल क्या है, कि जिनमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है, तो ये तो एक लॉक लग गया, पता ही नहीं चलेगा कि बस कॉग्निजेबल से पुलिस ऑफिसर से कॉग्निजेबल। तो इस लॉक को खोलने के लिए आपको फिर से सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये लॉक कैसे खुलेगा दोस्तों, आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि इस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, इस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो पता लगाने के लिए कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, तो सीआरपीसी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। और सीआरपीसी में भी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 के लिए दो पार्ट है, शेड्यूल 1 के फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट किसके लिए है, आईपीसी के लिए, और सेकंड पार्ट किसके लिए है, अदर एक्ट्स के लिए, जो आईपीसी से अदर ऑफेंसेस हैं, अदर एक्ट्स के लिए है। तो अगर ऑफेंस आईपीसी का है और आपको पता लगाना है कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, तो सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में जाएं और उसके फर्स्ट पार्ट में देख लें कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो आप 307 का देखना चाहते हैं, 307 आईपीसी कैसा है, तो 307 आईपीसी आपको लिखा मिलेगा उस शेड्यूल में। उसके आगे आप देख लें कि कॉग्निजेबल लिखा है या नॉन कॉग्निजेबल लिखा है। कॉग्निजेबल लिखा है तो कॉग्निजेबल हो गया वो ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल लिखा है तो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो गया, माइंड अप्लाई ही नहीं करना उसमें कुछ भी। तो जब कॉग्निजेबल लिखा है 307 के सामने, तो अब आप कह सकते हो कि 307 आईपीसी में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगर मान लो कोई ऑफेंस है यहाँ पे 427 427 आईपीसी, और उसके सामने शेड्यूल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, तो वो ऑफेंस कैसा कहलाएगा, 427 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और उस केस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये हुआ उन ऑफेंसेस में जो आईपीसी में डिफाइंड हैं। अब क्वेश्चन आता है उन ऑफेंसेस के लिए जो आईपीसी से अलग के ऑफेंस हैं, तो उसके लिए इसी के अलावा दूसरे ऑफेंसेस के, दूसरे लॉज के ऑफेंसेस को अगर देखना है तो सिंपल एक ही बात देख लीजिए कि अगर उनमें पनिशमेंट 3 साल है, 3 साल से ज्यादा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 14 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट, तो वो सारे के सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे और साथ में नॉन बिलेबल होंगे, वो तो हमने पहले ही बता दिया। और जो ऑफेंसेस अदर एक्ट्स के हैं और उनमें सजा 3 साल से कम की है, 2 साल है, 1 साल है, 6 महीने है या खाली फाइन है, तो वो ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होंगे और उन केसेस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फर्स्ट शेड्यूल बना के दिखाइए, मैंने आपको टेबल पे। फर्स्ट शेड्यूल में 6 कॉलम होते हैं, कॉलम 1 2 3 4 5 6। जब आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे सीआरपीसी के लास्ट में जाके, तो आपको ये 6 कॉलम मिलेंगे। पहले कॉलम में सेक्शन नंबर लिखी होती है ऑफेंस की, दूसरे कॉलम में वो ऑफेंस लिखा होता है वर्ड्स में कि वो ऑफेंस है क्या, इस सेक्शन में क्या ऑफेंस है। तीसरे कॉलम में उस सेक्शन की पनिशमेंट लिखी है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट लिखी है कितने साल की होगी। चौथे कॉलम में ये बताया गया है कि वो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। पांचवें में बताया गया है कि वो बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। और छठे कॉलम में ये बताया गया है कि वो किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सेक्शन है 386 एक्सटॉर्शन की सेक्शन है, उद्दीपन हिंदी में बोलते हैं, और कहता है कि अगर एक्सटॉर्शन किया है किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति को डेथ करने के फियर में डाल के, ग्रीवियस हर्ट के फियर में डाल के, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है 10 साल प्लस फाइन। और इस कॉलम में बताया गया है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। और बेलेबल और नॉन बेलेबल वाले में लिखा गया है कि वो नॉन बेलेबल होगा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा वो
ट्रायबल होगा, उसका ट्रायल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, 389 आईपीसी सेक्शन में लिखा है 389 आईपीसी, वो ऑफेंस है कि किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी देना है, तो उसमें पनिशमेंट दी गई है दोस्तों 10 साल प्लस फाइन, अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया है, लेकिन ध्यान देना कि बेलेबल और नॉन बेलेबल वाले कॉलम में वहां पे बेलेबल लिखा है, सजा दोनों में बराबर है, लेकिन एक ऑफेंस नॉन बेलेबल और एक ऑफेंस बेलेबल, तो हमें वही मानना है जो यहां इस कॉलम में लिखा है, अपना माइंड अप्लाई नहीं करना है। तो और ये भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही ट्रायबल होगा। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर किसी ऑफेंस में पनिशमेंट मान लो 2 साल की है, आईपीसी का ऑफेंस है, आप कैसे पता लगाएंगे वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि वो सब 3 साल से कम का है तो उसे हम कह देते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है, नहीं। अगर ऑफेंस आईपीसी का है तो आपका एक ही काम है, आपको जाना है शेड्यूल 1 और उसके फर्स्ट पार्ट में, और वहां जाके उस सेक्शन को ढूंढ लो। सीरियल से सेक्शन चली हुई है 1 2 3, 109 से शुरू है, 107 से 1 2 3 4 5 इस तरीके से चली हुई हैं, और उनके पर्टिकुलर सेक्शन के सामने जाके आप देख लें कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, जैसा लिखा है वैसा ही मानना है। आपको देखने को कुछ लोग कह देते हैं कि जिनमें पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा है वो नॉन बेलेबल होंगे, और वो सबके लिए लगा देते हैं, चाहे वो आईपीसी का है चाहे वो अदर एक्ट का है। लेकिन मैंने एग्जांपल ये वाला इसीलिए दिया है आपको 389 का कि पनिशमेंट 10 साल है फिर भी ऑफेंस बेलेबल है। तो आईपीसी के ऑफेंस के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना, आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए केवल और केवल शेड्यूल 1 का फर्स्ट पार्ट देखना है, और अदर ऑफेंसेस में भी अपना माइंड नहीं लगाना। अदर ऑफेंसेस के लिए या तो वही एक्ट देखना है, अदर एक्ट्स के ऑफेंसेस के लिए या तो वही एक्ट देखना है। सपोज पोक्सो एक्ट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, एक्साइज एक्ट है, उनके बारे में अगर आपको देखना है तो आप वो पर्टिकुलर एक्ट पढ़ो और उसके अंदर जो लिखा है हमें वही मानना होगा। जिस ऑफेंस को लिखा है वो बेलेबल तो बेलेबल, नॉन बेलेबल तो नॉन बेलेबल, और वहां नहीं लिखा है देन सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट को देखेंगे, और उसमें यह कहा गया है कि पनिशमेंट 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12, 14 और लाइफ एंड डेथ, तो वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और बाकी जो बचे ऑफेंस वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, और उस क्वेश्चन का जवाब कि पुलिस ऑफिसर उस सिचुएशन में क्या करेगा, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।